अरे हम रविंदर रैना जी की बात का बुरा मनाते ही नहीं है, क्योंकि रविंदर रैना जी एक ऐसे शख्स हैं, इस तरह से काम करते हैं जिस तरीके से किसी बस के अंदर है कोई कंगा बेचने वाला या पेन बेचने वाला काम करता है, उस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके से बयानबाजी मदारी का खेल खेलते हैं। जी बड़ा अच्छा सवाल किया इद्रेस, और इस सिलसिले में मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक तो बी टीम है गुलाम नबी आज़ाद साहब, दूसरा ये जम्मू कश्मीर में ओवैसी का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। मेरे साथ मिशन स्टेट हुड के सरबराह या प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के अंदर सुनील डिम्पल साहब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौजूद हैं। आप सबको मालूम है कि मुख्तलिफ तरीके के मसाइल स्टेट के अंदर और यूटी के अंदर जिस तरीके से उभरते हैं उन पर हमेशा इनका स्टैंड रहता है। आज जिस तरीके से स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, मुख्तलिफ तरीके के बयान आ रहे हैं मुख्तलिफ लीडरों और रहनुमाओं के ज़रिए से, लेकिन हम उन तमाम लोगों तक मिशन स्टेट हुड के जो हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं सुनील डिम्पल जी, इनके ज़रिए से उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आया उनके ज़रिए से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो उनमें कितना स्टैंड रखते हैं और किन किन चीज़ों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह भी किया जाता है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ शुभम चैनल में। इद्रेश धन्यवाद, शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, जो इस हमारे प्रोग्राम जो प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ मुझे लगता है आपका इशारा है, जिसको लेकर के आप ये मेरी और जम्मू कश्मीर की आवाम की, क्योंकि मिशन स्टेटहुड एक अवामी मुआक्कफ है, आवाज़ है, 1,30,00,000 आवाम की और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की ये आवाज़ बन चुका है। और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के हमारा क्या स्टैंड है, तो आपने तो पहले ही देखा कि हम जब से ये नोटिफिकेशन निकली है, मिशन स्टेटहुड ही पहली आवाज बन के अवाम की सड़कों के ऊपर उतरा है, और खुद भी उतरा और सभी को जानकारी भी दी, जगाया भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम अवाम को जगाया और उनको जानकारी में ला करके हमने ये प्रॉपर्टी टैक्स का ये खड़ा कर दिया मुद्दा। और आज कल ही आपने देखा कि हमने बहुत बड़ा, हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग थे, हमने केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया के पुतले जलाए हैं इस बात को लेकर के कि आप हमारी रियासत का दर्जा छीनने के बाद, हमारी ज़मीनें नीलाम करने के बाद, 370-35 से स्पेशल स्टेटस और हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद आपने पहले हमारे ऊपर ज़मीनें खाली करवाने का बुलडोज़र चलाया, फिर इद्रेश उसके बाद इन्होंने स्मार्ट मीटर्स का बुलडोजर चलाया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम कर दी है। और अब जब हमने बुलडोजर जमीनें खाली करवाने की मुहिम को रुकवाया, आपने जिस तरीके से देखा बठिंडी, सुंजवा, चाटा, नरवाल, नई बस्ती, सरवाल, रेहाड़ी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, चिनावली, पीर पंजाल और कश्मीर के इलाकों में जिस तरीके से ये बुलडोजर चला करके गरीबों को मार रहे थे, नोटिस दे दे के, हमने उस मुहिम को पहले रुकवाया। अब जैसे ही वो मुहिम रुकी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काला कानून और ले आए और प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर चला दिया, और ये 1,30,00,000 अवाम और गरीब मजबूर परिवार इससे बचने वाले नहीं हैं। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ के हित में नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस तरीके के कवानीन हैं और अगर प्रॉपर्टी टैक्स मुल्क के हर जगह पर दिया जाता तो उन्होंने कहा यहाँ पर मेरा कोई स्टैंड नहीं रहेगा कि इसमें लगना चाहिए या नहीं। इस पर आपको क्या लगता है? जी बड़ा अच्छा सवाल किया इद्रेस, और इस सिलसिले में मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक तो बी टीम है गुलाम नबी आज़ाद साहब, दूसरा ये जम्मू कश्मीर में ओवैसी का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं, तीसरा मुझे यह कहना है कि जिस रियासत ने गुलाम नबी आज़ाद को इतना बड़ा नेता बनाया और वो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी गुलाम नबी आज़ाद मार करके
इस्तीफा दे करके उसे जम्मू कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उसको केंद्र में मंत्री बनाया और कई बार उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, और आज जम्मू कश्मीर के साथ ही धोखा देने के लिए जब पत्रकार मित्र, मुझे मालूम है जब पत्रकार मित्र आप सारे पूछ रहे थे, ये जानकारी ले रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद का क्या कहना है, तो उन्होंने अपना पल्ला ही अनाप शनाप की बातें करके इधर उधर की वो झाड़ दिया और उस तरीके से कहा कि पूरे मुल्क में लग रहा है तो मैं इसके ऊपर इसे गलत नहीं ठहराऊंगा। यही कहा ना उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद ने। तो साहब आपको जानकारी जम्मू कश्मीर की नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के नक्शे को, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास की जानकारी बिल्कुल नहीं रखते हैं, और आप वो शख्स हैं जिस थाली में खाया और उसी की आवाम को आप धोखा दे रहे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी ने जब इल्हाक किया था भारत के साथ, तो उस इल्हाक की शर्तों में हमारी जमीनों को छेड़छाड़ नहीं होने का इल्हाक की शर्तों में लिखा था हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने। हमारे बुजुर्गों ने उस समय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के तमाम लोगों की रियासत है, ये विरासत है, और उस समय ये फैसला हुआ था कि हमारी ज़मीनें बचाए जाएंगे इल्हाक की शर्तों में, कि ये खिलाफ वर्जी है। और अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, ज़मीनों के ऊपर कोई इख्तियार केंद्र सरकार का नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब आपने ये बयान दे करके, ये कह करके कि मुल्क में लग रहा है, ये उसी तरह का आपने विश्वासघात किया है जिस तरीके से आपने आते ही पहले कहा था कि 370 मैं नहीं दे सकता हूं वापस, कहा था ना। और फिर उसके बाद आप ही ने कहा कि 15 सालों के बाद आपने बताया और इतना बड़ा जुर्म किया। आपने कहा कि उस समय जब आप मुख्यमंत्री थे तो कोई एमएलए के ताल्लुकात टेररिस्ट के साथ थे, हवाला के पैसों के साथ थे, आपने छुपाए रखा, हमें धोखा देते रहे। और आज 15 सालों के बाद आतंकवादियों की आपको याद आई, तब क्यों नहीं दिखाया? तब तो आप चेयरमैन थे यूनिफाइड एरिया कमांड के, तब तो आप चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्ट्री भी आपके पास थी। आपने तो बहुत बड़ा राष्ट्र विरोधी काम किया है जिसकी आपको जिम्मेवारी और जम्मू कश्मीर की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। जो आपने जो जुर्म किया है उसकी वजह से आज टारगेट सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा और अमित शाह जी से भी कहूंगा कि इस बात की तहकीकात की जाए कि गुलाम नबी आज़ाद ने उस खत में, अभी भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में होगा, और उसकी तहकीकात की जाए कि कौन से ऐसे नेता हवाला कांड और उसके लश्कर तोयबा और टेररिस्ट के साथ जिनके ताल्लुकात थे। अब आपका मैं और जवाब देता हूं। ये हमेशा ही ओवैसी का रोल अदा करते रहे। अब आप कहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष से भी सवाल पत्रकार पूछ रहे थे तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, रविंदर रैना जी। तो इस संदर्भ में ये पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि रविंदर रैना से जब ये पूछा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे हम रविंदर रैना जी की बात का बुरा मनाते ही नहीं है, क्योंकि रविंदर रैना जी एक ऐसे शख्स हैं, इस तरह से काम करते हैं जिस तरीके से किसी बस के अंदर है कोई कंगा बेचने वाला या पेन बेचने वाला काम करता है, उस तरीके का काम करते हैं। इस तरीके से बयानबाजी मदारी का खेल खेलते हैं। क्योंकि आप बताइए, आप इससे पहले कमेटी का रोल खेल रहे थे उन बच्चों के साथ जो बेरोजगार नौजवान आपके दफ्तर के बाहर 6-6, 8-8 महीने नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कश्मीरी पंडित मुलाजिम और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम, आप कहते थे तनख्वाहें दिला देंगे, जॉब पॉलिसी बना देंगे, पक्का कर देंगे डेली वेजरों को, उनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे। 11 रुपये PHE डेली वेजर की तनख्वाह बढ़ाई है, इससे बड़ा और मजाक क्या होगा? आप कमेटी का खेल और या ये जो खो खो का खेल खेलते हैं ना, ये मत खेलिए, इसकी वजह से बर्बादी हो रही है। आप कमेटी का खेल खेलने के लिए कमेटी का अमित शाह जी के पास गए थे, उन्होंने कहा जाइए चीफ सेक्रेटरी और LG से बात कीजिए, झाड़ निकाल करके इनको भेज दिया। उसके बाद स्वयं भी LG साहब को मिलने के लिए यहां पे अमित शाह जी खुद भी आए, और तब भी कोई हिदायत नहीं दी, ना तनख्वाहें देने की, ना जॉब पॉलिसी, ना मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी देना कुछ नहीं चाहती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट स्क्रैप, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर की, जेईस की लिस्टें स्क्रैप, और कल बॉर्डर बटालियन की पोस्टों की भी रुक गई लिस्ट। तो ये देना कुछ नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को तंग करना चाहते हैं।
और उनके ऊपर राजनीति की करना चाहते हैं। अच्छा। और साथ में मैं आपसे ये भी पूछने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं स्टेट के हवाले से, आपका मिशन स्टेटहुड है। कल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान आया है, आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है इस वक्त जो केंद्रीय सरकार है वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के हवाले से गिमिक्स खेल रही है हमारे यहाँ लोगों के साथ। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है, मैंने इसे पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की सरकार और अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी गिमिक्स खेल रहे हैं, मतलब कि क्लियर स्टैंड नहीं बता रहे हैं अपना। और इसके साथ मैं एक बात और भी जोड़ता हूं कि डॉक्टर करण सिंह जी का भी बयान आया, वो आपने पढ़ा? जी जी बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट आप मिलनी चाहिए लेकिन टैक्स नहीं लगना चाहिए। और पहले उन्होंने क्या कहा था कि इस पे वो कोई बात नहीं करना चाहते, वो आर्टिकल 370 और बाबा उस पर स्टैंड नहीं था स्टेट का। अब वो स्टेट पे पहुंचे कि स्टेट मिलना चाहिए, लेकिन आप टैक्स पे बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या लगता है? जी, अब आपने सही सवाल किया है। आपका इस सवाल का जवाब कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा और डॉक्टर करण सिंह जी ने क्या कहा, मैं ये आपको बताता हूं कि मैं तो पहले दिन से ही इंद्रेश, मैं तो पहले दिन से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 5 अगस्त 2019 से पहले जंग का जब मैंने ऐलान किया था कि मैंने ये कहा था कि मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा और पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो है उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा और अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से और वो इल्हाक की शर्तों जो महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ की थी उन इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस लाऊंगा। और मैं ये पहले ही कह चुका था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी मैंने कहा था, डॉक्टर करण सिंह जी को भी मैंने कहा था, कोई भी जम्मू का लीडर सड़कों के ऊपर नहीं आया उस समय। और 2 साल तक मैं ये जंग, भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन, जेलों में गया, गिरफ्तारियां हुई, आज तक लड़ रहे हैं हम अपनी पहचान वजूद के लिए। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि गिमिक्स कर रहे हैं, एक ये बात मैं मानता हूं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं ये भी कहूंगा कि मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। जब तक नहीं आएंगे, आपने देखा कि 16 लीडर्स, जिसमें ये सारे 3 साबका मुख्यमंत्री थे, तमाम पार्टीज के लोग थे, और जो आज बड़ी बड़ी बातें जो अपनी पार्टी वाले भी कर रहे हैं, वो भी गए थे वहां से, लेकर के क्या आए? खाली हाथ आके चाय पी के फोटो सेशन करके, और प्रधानमंत्री से ना स्टेट लाए ना कुछ। उन्होंने इनको होमवर्क दे दिया कि आप जाएं और पहले यूटी के तहत चुनाव करवाएं, डिलिमिटेशन करवाएं, और फिर चुनाव के बाद रियासत देंगे। ठीक कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, मैं उससे, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था, मैंने इसीलिए एक ऑल पार्टी मीटिंग का भी हिस्सा बना था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे गुपकार का हिस्सा बना दिया, जबकि मैं गुपकार के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, भारतीय हूं, और जम्मू कश्मीर की विरासत को संभाल के रखना चाहता हूं। अब आपने डॉक्टर करण सिंह जी की बात की, जिनकी विरासत थी, और अफसोस की बात है जिनकी रियासत थी। 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने कई बार खुद डॉक्टर करण सिंह जी से बात की। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और आवाम की जानकारी के लिए भी बता दूं, मैंने खुद डॉक्टर करण सिंह जी को कई बार कहा, आप हमारे बुजुर्ग थे, आपके पिताजी ने इल्हाक किया था, और उस इल्हाक की रियासत आज खतरे में है, उसको तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, उनके बनाए हुए कानून, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की धज्जियां उड़ा दी, स्टेट सब्जेक्ट 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? तो उस समय डॉक्टर करण सिंह जी ने आख्या, आऊं के करी सकना, ठीक है जो होइया सो होइया। और सिर्फ इो ही नहीं किया डॉक्टर करण सिंह ने, इनकार ही नहीं किया आगे। मैं आज भी उनसे कहता हूं कि आप आए आगे और मिलके फाइट करते हैं। आज आपको याद आती है कि रियासत भी मिलनी चाहिए और प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना चाहिए। देखिए, आपके पिताजी ने जमीनों की हिफाजत के लिए इल्हाक की शर्तें रखी थी, आपके पिताजी के बनाए हुए कानूनों को ही आप गलत ठहरा रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स लगवा रहे हैं। और फिर यही डॉक्टर करण सिंह जी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। इनसे मैंने 6 बार बात की और मैंने इनसे यह भी कहा, इन्होंने अपने पिताजी की विरासत को संभालने से इनकार कर दिया कि हम रियासत की बात मैं नहीं जंग ला सकता हूं, और इन्होंने 370 का भी स्वागत कर दिया, तोड़ने का, हटाने का, और दरबार मूव जब बंद किया उसका भी स्वागत कर दिया। तब भी मैंने इनसे कहा कि ये हो क्या रहा है, ये अखने दरबार के नहीं दिया थे, दरबार मूव के करना। दीज वर डॉक्टर करण सिंह वर्ड्स विच आई पर्सन, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस। मैं
बहुत चला हूं, बहुत मेहनत की है इलाज इसको लेकर के इंद्रेश, और मैं सड़कों से लेकर के प्रधानमंत्री तक मैंने ये आवाज पहुंचाई है, और आज भी जंग लड़ रहे हैं। तो उस समय डॉक्टर करण सिंह जी ने साफ इनकार कर दिया था, उनके मायने बात का कोई अब रखता नहीं है। और फिर अफसोस की बात है, करण सिंह जी का अपना स्टैंड क्या है, उनके परिवार का स्टैंड क्या है। पिताजी उनकी जन्मदिन की हमने छुट्टी ली जंग लड़के, उनकी इल्हाक की शर्तों की रियासत के लिए जंग लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर की नई रियासत और भारत का हिस्सा बनाने की जंग लड़ रहे हैं। और वही डॉक्टर करण सिंह जी के परिवार के लोग कभी बीजेपी में घुसे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुसे हुए हैं, और पीडीपी में भी घुसे हैं। यानी कि दे आर डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्ती की सियासत कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि डॉक्टर करण सिंह जी ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की भी हिमायत कर दी, और 4 सालों के बाद रियासत का तहस नहस होने के बाद आज याद आई कि रियासत भी मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मैं तो पहले दिन से उनसे सभी से कह रहा हूं कि एक प्लेटफार्म के ऊपर आइए। जब तक आप एक मंच के ऊपर नहीं आएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसे भी जयचंद हैं अभी जम्मू में, जो हमारे मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए, अवामी मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए अलग जम्मू बना दो जी, अलग कश्मीर कर दो जी। अरे भाई, प्रॉपर्टी टैक्स तो आप बचा नहीं पा रहे हो, लोगों की रियासत तो आप ले नहीं पा रहे हो, जमहूरियत की बहाली हो नहीं रही, असेंबली के चुनाव हो नहीं रहे, मिल आपको कुछ रहा नहीं, बिजली के भारी भारी बिल, बुलडोज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर चल गए, और आप अपने मौक़िफ़ को याद कीजिए। महाराजा हरि सिंह जी हमें जो रियासत देकर गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसकी सरहद पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान थी, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक मुल्क था, क्या हाल बना दिया। और अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के मैं कहूँगा कि ये गरीब लोगों के साथ जुर्म होगा, नंबर 1। दूसरा, इल्हाक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों की खिलाफ वर्जी होगी। उस माँ, उस बहन, उस गरीब परिवार, वो ऑटो के ड्राइवर, कंडक्टर, मेटाडोर, बसेस के ट्रॉली चलाने वाले, 30 स्टाल के ऊपर काम करने वाले, ढाबा में काम करने वाले, दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर लोग, प्लम्बर, सफेदी करने वाले, हर कोई तो अमीर नहीं है। और फिर हम क्यों दें प्रॉपर्टी टैक्स? जब हमारे बुजुर्गों ने हमें जमीन दी, हमने उस जमीन का इंतकाल कराया, इंतकाल के बाद फर्द कटे, कोर्ट फीसिस, स्टैंप फीसिस दी, फिर जब हमने मकान बनाने थे, मकान बनाने के लिए नक्शे पास किए, और नक्शे पास करवाने के लिए भी फीस दी, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? यानी कि हम अपने ही घर के किराएदार बन के रहे, मालिक होने के बावजूद भी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले खुद ये साथ होके लगवा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, कोई क्लियर स्टैंड नहीं। आज आपने देख लिया रविंद्र रैना जी का, जो मेरे मित्र हैं, कोई स्टैंड नहीं क्लियर, किसी भी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनावों के बाद होगा तो ये होगा। अरे चुनावों से पहले, चुनाव तो वो 2 साल तक अभी कराएंगे नहीं, रियासत आपको देंगे नहीं, अलग जम्मू या अलग कश्मीर बनाएंगे नहीं। अरे आपको अब इतनी बड़ी रियासत को आप एक कमरे में बंद कर रहे हैं, आप पानी का कनेक्शन आपको एक घर में 2 नहीं मिल सकते हैं, बिजली के 2 कनेक्शन नहीं मिल सकते, आप अलग जम्मू की मांग कर रहे हैं। कहाँ सोए हुए हैं साहब? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों टाइमली और कैची स्टेटमेंट्स, ये सीधा सीधा इशारा जिन लोग अलग जम्मू या अलग कश्मीर की मांग कर रहे हैं, ये पैगाम उनके लिए है। बाकी रहा प्रॉपर्टी टैक्स, ये हम जुर्म होने नहीं देंगे। और आज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी बयान आया हुआ था, उसके ऊपर वकालत कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, राजेश प्रसाद साहब, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता नहीं है, इलाहाक की शर्तों की जानकारी नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद को भी नहीं है, डॉक्टर करण सिंह भी मौके मौके के ऊपर क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। और आज सारी वो बातें जो मैं कहता आया हूं, सभी को एक मंच के ऊपर आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, रियासत, विरासत, वजूद, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, तो आज वो सारी हकीकत आ रही है, और बयान भी उसी तरीके के आ रहे हैं। आज हमारे समर्थन में सभी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी टैक्स की रोकने का बुलडोज़र रोकने के लिए हम जम्मू बंद का आह्वान भी कर सकते हैं। हम एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, आप जाइए ना चाइना से प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, उसने हज़ारों किलोमीटर ज़मीन हमारी घेर करके रखी हुई है, कब्जा करके रखा हुआ है। आप जाइए ना, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जाइए उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लेके आए ना। रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कि पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवाएंगे। आप 9 सालों में एक भी बात नहीं कर पाए। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स जम्मू में हो रही हैं, किसी भी तरीके से बच्चों को नौकरियां नहीं मिली। जो बच्चे इनके दफ्तरों के बाहर 9 महीने से नौकरी की मांग कर रहे थे, जॉब पॉलिसी
और पक्के होने की या ट्रांसफर पॉलिसीज को ये कमेटी खो खो का खेल खेलते रहे उनको, और इंसाफ तो इनको कुछ नहीं मिला, और अब बुलडोजर प्रॉपर्टी टैक्स का चलाएंगे। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी हमारे साथ, और इस बेइंसाफी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, आप हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू में देख रहे थे सुनील डिम्पल साहब, मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, और काफ़ी हद तक इनकी जो डिमांड्स थी स्टेटहुड के हवाले से, इस पे मुख्तलिफ तरीके के बयानात भी आ रहे हैं। कोई बोलता है आनी चाहिए, कोई बोलता नहीं, और यूनियन मिनिस्ट्री तो बोलती हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि दोगला पॉलिसी हो रही है, उनका स्टैंड भी क्लियर नहीं है। साथ में डॉक्टर करण सिंह के हवाले से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान के हवाले से, और डॉक्टर जो है गुलाम नबी आज़ाद के बयान के हवाले से, और रविंदर रैना के साथ मीडिया के साथ बातचीत के बाद का नतीजा, सब जो है सुनील डिम्पल साहब ने आपको बताया। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।